नमस्कार, देवभूमि समाचार में बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। उत्तराखंड की धामी सरकार इस साल के आखिर में प्रदेश के अंदर एक बड़ा ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट 2023 का आयोजन कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 की जानकारी देने और निवेशकों को लुभाने के लिए प्रदेश सरकार देश भर में कई कार्यक्रम कर रही है। इसी के तहत एक कार्यक्रम दिल्ली में भी किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उद्यमियों को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी टीम ने फैसला किया है कि वो उत्तराखंड में एक ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करेंगे। तब से कोई दिन ऐसा नहीं है जब से उन्हें उत्साह के साथ प्रेरित ना किया गया हो। उत्तराखंड देश का मुकुट है और धामों की भी पुण्य भूमि है। और मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक धामी हूं। पीस से प्रोस्पेरिटी, इसका आज का जो हमारा लोगो है ये है पीस से प्रोस्पेरिटी। वास्तव में यह पीस और साथ में प्रोस्पेरिटी हो, खुशहाली हो, तो आप स्वयं अंदाजा लगा सकते हैं, जिसका कोई शब्दों में जिसका व्याख्यान नहीं किया जा सकता है। वह है जब से हमने ये शुरू किया और हमारे पूरी टीम ने ये विचार किया कि हम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट करेंगे, उस दिन से कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हमको उत्साहजनक तरीके से लोगों ने प्रोत्साहित करने का काम नहीं किया। लगातार हमको प्रोत्साहित किया है। मैं उन सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन लोगों ने पहले दिन से हमारी शुरुआत की, हमको आगे प्रोत्साहित करने का काम किया और भरोसा दिया कि नहीं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। जहां उत्तराखंड राज्य के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, वहीं देश के लिए भी एक बड़ा योगदान होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी का जो देश की जो अर्थव्यवस्था है, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने का जो लक्ष्य लिया गया है, उसमें यह एक गिलहरी की तरह एक योगदान होगा हमारा राज्य। उत्तराखंड में देखिए, काम करना अपने आप में, मैं कहूँगा कि वहाँ जन्म लेना तो प्रभु की इच्छा है कि जन्म लिया। और जन्म अगर नहीं भी लिया किसी ने, अगर वो वहाँ कर्म करेगा किसी भी रूप में, तो उसके ऊपर भी ये मानिए कि भगवान की बहुत बड़ी कृपा होगी। इसीलिए उसको जो है वहाँ पर कर्म करने का अवसर मिलेगा। और ये बिल्कुल आप लोग जितने लोग भी आज मुझे सुन रहे हैं या जितने लोग भी इस कार्यक्रम में आए हैं, हम लोग जो कार्य करने जा रहे हैं वो राष्ट्र के लिए है, राज्य के लिए है, जन जन के लिए है, और उसमें आपकी सहभागिता देवभूमि के लिए है। तो ये तय मानिए कि आपके ऊपर देवों की कृपा है, इसीलिए आप भी यहाँ पर हैं। हर प्रकार से देवों की कृपा आपके ऊपर है और आपको भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड राज्य के लिए कुछ योगदान देने का अवसर मिल रहा है। सीएम धामी ने इन्वेस्टर्स मीट को लेकर जो सवाल किया, उसको लेकर इंडिया वॉइस ने एक सवाल पूछा, जिसका जवाब सीएम साहब ने क्या दिया, आइए आपको सुनाते हैं। सर नमस्कार, तिलक चावला सर, इंडिया वॉइस से। सर तिलक चावला, इंडिया वॉइस। तिलक भाई बोलिए। सर दो महत्वपूर्ण बातें आपने कही। एक तो जल, जंगल और जमीन की बात। एक लंबा इशू जो लंबे अरसे से चलता आया है, जो उत्तराखंड की मांग रही है, ग्रीन बोनस को लेकर। एक इशू ये है, और दूसरा आपने लैंड बैंक का जिक्र किया। उधम सिंह नगर, देहरादून और हरिद्वार, ये 3 ऐसे जिले हैं जहां पर हमेशा से लैंड बैंक का जिक्र किया जाता है, लेकिन पहाड़ अछूता रह जाता है। क्या उस दिशा में सरकार कोई कदम उठा रही है, लैंड बैंक को लेकर, और दूसरा ग्रीन बोनस को लेकर? ग्रीन बोनस को लेकर मैंने, जो नीति आयोग की हमारी बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है, उस बैठक में राज्य की जो आवश्यकताएं हैं, राज्य के अंदर कितना फुटफॉल होता है, या हमारे राज्य को हम लोग जिस प्रकार से, हमारी जो आबादी है वो लगभग 1.25 करोड़ से 1.5 करोड़ के बीच है, लेकिन हमको पूरे साल भर में उत्तराखंड के अंदर जो व्यवस्था करनी पड़ती है, वो ये मानिए कि कम से कम 7 गुना ज्यादा लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है।
आप मानिए कि हमारे राज्य के अंदर 4 करोड़ से ज्यादा लोग कावड़ में आते हैं, कम से कम 3 करोड़ के लगभग सारे यात्री हो जाते हैं। 4 धाम यात्री जोड़ दिए जाए, धार्मिक यात्री जोड़ दिए जाए तो ये संख्या हमारी 8 करोड़ से भी ज्यादा पहुंच जाती है। तो हमने कहा है कि हमको जो है इतने लोगों की व्यवस्था करनी पड़ती है, लेकिन अभी जो भारत सरकार के नीति आयोग के जो प्रावधान है उसके तहत हमको राज्य की आबादी के अनुसार जो यहाँ से जो सभी राज्यों के लिए जिस प्रकार के आवंटन की व्यवस्था होती है वो आवंटन की व्यवस्था होती है। हमारे राज्य की इस प्रकार की जो चीजें हैं, जो बाहर से अन्य लोग आते हैं, हमारे अतिथि आते हैं, हमारे 4 धाम यात्री आते हैं, पर्यटक आते हैं, उन सब की जो व्यवस्था करनी पड़ती है उसके अनुरूप भी हमारी व्यवस्थाओं को आगे को ले सुनिश्चित। तो आखिरकार धामी सरकार ने इन्वेस्टर मीट 2023 का आगाज कर दिया। दिल्ली में सीएम धामी ने दावा किया कि इस बार का इन्वेस्टर मीट पिछली बार की इन्वेस्टर मीट से जुदा होगा। साफ तौर पर लैंड बैंक एक बहुत बड़ी चुनौती उत्तराखंड के लिए, इस लिहाज से दावा यह भी कि लैंड बैंक चिन्हित कर लिया गया। लेकिन सवाल यही कि आखिरकार 2018 और इस बार के इन्वेस्टर मीट से धामी क्या कुछ जुदा करने वाले हैं। धामी ने इस दौरान दावा यह भी किया कि उत्तराखंड जहां एक तरफ पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है और दूसरी तरफ धर्म के लिहाज से भी, अध्यात्म के लिहाज से भी उत्तराखंड मील का पत्थर साबित कर रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि इन्वेस्टर मीट में आखिरकार जो दावे किए जा रहे हैं क्या वो धरातल पर उतर पाएंगे? क्या वाकई में इस बार धामी कुछ इतिहास रच पाएंगे? वैसे अगर पिछले 2006 या 5 का जिक्र करते हैं तब उस वक्त तिवारी सरकार ने अपने दम पर इंडस्ट्रीज को स्थापित किया था उत्तराखंड में, लेकिन उसके बाद से अधिकांश ऐसे ही स्थितियां पलायन के लिहाज से भी महत्वपूर्ण बन गई, जहां आज गांव के गांव खाली पड़े हैं। इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल बन जाता है कि क्या ये इन्वेस्टर मीट वाकई कामयाब होगी या फिर नहीं। अपने सहयोगी महेश के साथ तिलक चावला, इंडिया वॉइस, दिल्ली। उत्तराखंड के मदरसों में अब छात्र कुरान और की तालीम के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ेंगे। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इसका ऐलान किया है। हालांकि एनसीईआरटी सिलेबस लागू होने के बाद कई मदरसों में पहले से संस्कृत पढ़ाई जा रही है। हरिद्वार के ज्वालापुर स्थित दारुल इफ्ता मदरसे के शिक्षकों ने वक्फ बोर्ड के फैसले का स्वागत किया है। शिक्षकों का कहना है कि मदरसों में बच्चे उर्दू, संस्कृत समेत अन्य सभी विषय भी पढ़ रहे हैं। हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी, फारसी, कलाम पाक। संस्कृत भी पढ़ाई जाती है? संस्कृत। क्या आप संस्कृत पढ़ते हैं? जी। कोई भी सबक सुना दीजिए संस्कृत में। वरत्तम यत्नेन संरक्षेत वित्तमेति याति चाया अक्षीणो वित्तता क्षीणो वरत्तस्तु हतो हता। कितना अच्छा मानते हैं संस्कृत भी पढ़ाई जा रही है, सभी बुकें पढ़ाई जा रही हैं, उनको भी पढ़ते हैं। बहुत अच्छा। मदरसा अरबिया दारुल उलूम रशीदिया ज्वालापुर हरिद्वार। और जैसे कि हमारे सीएम साहब ने या सदर साहब ने जो कहा है कि संस्कृत पढ़ा देनी चाहिए, उनके बयान आने से पहले ही जब से हमारे यहाँ पर मान्यता है मदरसा बोर्ड से, तब से ही हम हर एक बच्चों को संस्कृत पढ़ाते आ रहे हैं। और माशाल्लाह बड़ी खुशी की बात है, बच्चे खुशी के साथ में संस्कृत पढ़ते हैं और साथ में संस्कृत भाषा का हिंदी अनुवाद भी करते हैं। चमोली में हरीश रावत पर हमला बोलते हुए कहा है कि अब हरीश रावत को सुनना हमें बंद कर देना चाहिए। विनोद चमोली ने हरीश रावत को कंफ्यूज आदमी बताते हुए कहा है कि अगर इस प्रदेश की राजनीति को किसी ने कंफ्यूज किया है तो वो हरीश रावत हैं। एक आ रहा था, उसमें काफ़ी सारी खामियां थी और वही विषय वहाँ पर चर्चा में सामने आया। तो क्योंकि बहुत साल बाद दोबारा हम इस विधेयक को पारित करा रहे हैं और आगे उम्मीद है कि जो आंदोलनकारियों के आश्रित हैं उनको आरक्षण का लाभ मिल पाएगा, तो इसको व्यवस्थित करना बहुत ज़रूरी था ताकि इसका व्यापक लाभ आंदोलनकारी के आश्रितों को मिल सके। उसमें कुछ खामियां हमको दिखाई पड़ी तो वहाँ पर ये विषय आया था, तो हमने उसके टाइम बाउंड भी किया है। कई बार मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोग कहते होंगे साहब परवर्त समिति को भेज दिया तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लटकाने की बात है, क्योंकि अब लोगों का हम राजनीति करना लोग, मैंने वहाँ भी कहा था कि कम से कम आंदोलनकारियों के विषय पे सदन को नहीं बंटना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। हरिद्वार के व्यापारियों ने एक बार फिर पॉट टैक्सी और हर की पौड़ी कॉरिडोर को लेकर
अपनी नाराजगी व्यक्त की है। व्यापारियों के सबसे बड़े संगठन प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल ने पौड़ टैक्सी और हरकी पौड़ी कॉरिडोर को लेकर कहा है कि किसी भी तरह से व्यापारियों के हित को नुकसान पहुंचाने वाली इस तरह की किसी भी योजना को हरकी पौड़ी हरिद्वार में संचालित नहीं होने दिया जाएगा। प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल उत्तराखंड की शहरी इकाई के जिला पदाधिकारियों का स्वागत समारोह में यह ऐलान किया गया। तो मैं प्रांतीय उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तराखंड के जो शीर्ष नेता हैं माननीय अनिल गोयल जी, नवीन चंद वर्मा जी, प्रकाश चंद मिश्रा जी, बाबूलाल जी, आपने पूरी टीम ने जो हरिद्वार की पूरी टीम को जो जिस तरीके से विश्वास में लिया और विश्वास पुनः जताया, मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूं अपनी प्रदेश की टीम को कि उन्होंने हम पर विश्वास किया, हमारी कार्यशैली पे विश्वास किया और पिछले कई वर्षों से हम व्यापारी तो हमें प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के अधिकारियों ने मनोनीत किया है। मुझे प्रदेश सचिव विजय शर्मा जी को प्रदेश सचिव और हमारे सुरेश गुलाटी जी को पुणे जिला अध्यक्ष और संजय नवियर जी को पुणे जिला महामंत्री मनोनीत किया है। हम अपने नेतृत्व को विश्वास दिलाना चाहते हैं, जो विश्वास उन्होंने हम पे किया है उस पर हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। अगली खबर लक्सर से है, जहां भारतीय किसान यूनियन तोमर के प्रदेश अध्यक्ष परविंदर कुमार के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने खंड विकास कार्यालय पहुंचकर अधिकारियों और कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने और किसानों से रिश्वत लेने का आरोप लगाते हुए जमकर प्रदर्शन किया। सांकेतिक धरने पर बैठे इस दौरान उनका कहना था कि किसान कार्यालय के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन कोई भी अधिकारी बिना रिश्वत लिए उनका काम नहीं करता। जो ना भारतीय किसान यूनियन तोमर गुट द्वारा जो है ना कुछ पेंशन के संबंध में जो है इन्होंने ज्ञापन दिया है, इस पर जांच कराकर उचित कार्रवाई कराई जाएगी। लक्सर क्षेत्र में डेंगू के 28 मामले सामने आने के बाद प्रशासन में हड़कंप मच गया है। एसडीएम गोपाल सिंह चौहान ने डेंगू का हॉटस्पॉट बन चुके केशव नगर कॉलोनी का निरीक्षण किया और खुद घर घर जाके डेंगू के लार्वे की जांच की। इस दौरान केशव नगर के 2 घरों में डेंगू का लार्वा पाया गया है। एसडीएम ने तत्काल ही पानी भरे बर्तनों को खाली कराया है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से नगर पालिका के कर्मचारी भी इस मौके पर मौजूद रहे। हमको ऐसे मिले हैं जहाँ पे हमको लार्वा मिला है। एक घर में तो कम से कम 100 से ऊपर लार्वा था। वो पुराना टब रखा हुआ था, उसमें पानी जमा था, तो उसमें 100 से ऊपर लार्वा हमको मिले हैं। और हम लोग घर घर सर्वे कर रहे हैं। पूरी टीम हमारे साथ है, मेडिकल की टीम है, नगर पालिका की टीम है। हम लोग घर घर सर्वे भी कर रहे हैं और घर घर लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। और जिस तरह की संवेदनशीलता हमने कोरोना में दिखाई थी और उसी तरह की संवेदनशीलता हमको डेंगू के प्रति भी दिखानी होगी। और तभी हम जो ये डेंगू दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, दिन प्रतिदिन पेशेंट हमारे सामने आ रहे हैं, तभी हम इससे पार पा सकते हैं। काफ़ी कार्य चल रहे हैं। हमने एक टीम भी गठित कर दी है जिसमें 3 शिफ्ट में कार्य चल रहा है, जिसमें एंटी लार्वा का छिड़काव चल रहा है, फॉगिंग चल रही है और एसडीएम सर के साथ हमारी बीच बीच में ड्राइव भी चल रही है। कल भी इसी तरह से सुबह से ही हमारे साथ रहेंगे एसडीएम सर और सुबह 10 बजे का हमने प्रोग्राम रखा है, तो उसमें भी हम किसी न किसी वार्ड में जाएंगे और इसी तरह से लार्वा को नष्ट करवाएंगे। कर्णप्रयाग में प्राइवेट वाहनों में सवारी ले जा रहे एक इनोवा कार को परिवहन विभाग ने सीज कर दिया है। यहां यातायात नियमों का पालन न करने पर 13 वाहनों का चालान किया गया है। परिवहन विभाग ने गुरुवार सुबह नियमित चेकिंग अभियान के तहत कर्णप्रयाग की ओर जा रही एक इनोवा कार को रोकने के लिए कहा, लेकिन वाहन स्वामी ने कार न रोककर मौके से फरार हो गया, जिस पर परिवहन विभाग ने कार का पीछा कर उसको कर्णप्रयाग से रोका और मौके पर ही गाड़ी को सीज कर दिया। नाम लिखो, साइन मार दो, नाम लिखो। ये प्राइवेट गाड़ी में कमर्शियल यूज़ कर रहे हैं और गाड़ी फिटनेस खत्म है और इसको सीज कर दिया गाड़ी। पॉल्यूशन इंश्योरेंस खत्म है और पीछा करके इसको पकड़ा गया। पर सिपाही के हाथ देने पर वाहन नहीं रोका गया और यात्रा सीजन में वहाँ से 16,000 कुछ में भूये लेकर आए हैं और गाड़ी सीज कर दी। गाड़ी चला रही, हमारे 5 दिन तक नंबर नहीं आ रहा है और हम सरकार को टैक्स भरे, ये टैक्स नहीं भरे।
अरे महीना भर बोल भाई, महीना भर क्या है, हमारे कुछ भी चक्कर नहीं लगते हैं और हमारा टैक्स बना मुश्किल हो रहा है। इनका ये धंधा बना रखा है प्राइवेट वालों ने, टेबलेट्स बनाना, ये प्राइवेट गाड़ियाँ यहाँ भेज रही है। खटीमा के झनकट निवासी एक शख्स ने थाने में अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई है। साथ ही अपने पड़ोसी पर उनकी बेटी की गुमशुदगी को लेकर शक जताया है, जिस पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर जांच की शुरुआत कर दी है। सोमवार सुबह 10 बजे निकली है और आज तीसरा दिन है, अभी तक वो मिली नहीं है। कि कॉलेज में फॉर्म भरे जा रहे हैं, मैं कॉलेज जा रही हूँ फॉर्म, और आज तीसरा दिन है, मिली नहीं है। एप्लीकेशन दी है, सर बोल रहे हैं कि मतलब क्या होते हैं, बुला जा रहा है और मिल जाएगी और आश्वासन दे रहे हैं। कल दिनांक 12/9/2023 को एक सिद्धेश्वर सर ने ग्राम संकट के उनके द्वारा थाने में सूचना दी गई कि उनकी बेटी खटीमा आई थी और तब से घर नहीं आई। तो इस संबंध में थाने में गुमशुदगी दर्ज की गई है और उसकी तलाश के लिए जो CCTV कैमरे हैं हमारे जहाँ पर वो आई थी, किस टाइम से आई थी, उनका पता लगाया गया है। CCTV कैमरों का अवलोकन किया गया है और जो उसके मित्र हैं। हरिद्वार में किसानों ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए अपनी मांगों को SDM को ज्ञापन सौंपा है। किसानों ने कहा है कि BHEL का निर्माण कार्य जिस वक्त किया गया था उस वक्त किसानों ने अपनी उपजाऊ जमीन उन्हें दी थी। बेल की तरफ से काम किए जाने के बाद बची हुई भूमि को किसानों ने वापस देने की मांग की है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हमारी भूमि वापसी की मांग है और जो अब नई तरीके से जमीनें हमारे से लेने का जो चल रहा है कि राज्य सरकार जमीन मांग रही है हमारी, उसे हम नहीं देंगे। इसमें लेकर जो हमारे किसान खेती करते हैं, जो इधर पर बांसवाली के नाम से हमारी जगह है, तो उसे वहाँ भी तंग किया जाता है उन्हें, और हमें हर पल में ही तिल मारा जा रहा है। 1894 का प्रावधान था कि 5 साल तक अगर जमीनें काम होने के बाद वापस हो जाती हैं। 10 साल छोड़ो, आज 62 साल हो गए हैं, कोई जमीन वापस नहीं हुई, कुछ भी तरह की कुछ सुख सुविधाएं नहीं हुई। हमारे बाप दादाओं की बेल के लिए जमीनें गई थी। आज तक भी हमारे बाप दादाओं ने भी आंदोलन किया और हम भी आंदोलन कर रहे हैं कि हमारी जमीन को वापसी किया जाए। राज्य सरकार ने ही माना है, धामी सरकार ने ही माना है कि ये जमीन अब कोई उपयोग नहीं है। लेकिन हम बता देना चाहते हैं सरकार को भी कि इस पे सबसे पहला अगर हक होगा तो किसानों का होगा। अगर सरकार ने किसी को भी कॉलोनी काटने के लिए दी गई या किसी फैक्ट्री के लिए दी गई तो इस पे परिणाम बहुत गंभीर होंगे। किसान अपने प्राणों की आहुति लगाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि किसान बहुत टाइम से आंदोलन कर रहे हैं। हमारे बलवंत सिंह चौहान जी जो इसके किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे साथ कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ सब किसान हैं। और मैं जिला साल तो हमने समिति बनाकर आंदोलन चला रखा और ये भेल भूमि में जमीन गई भी हमारी 8000 एकड़ जमीन गई। इसके बारे में 300 कुछ एकड़ जमीन कब्जे में आई और सारी जमीन खाली पड़ी। हमने पीछे पैमाश करवाई थी इसकी, बड़ी मुश्किल से 5000 बीघे जमीन खाली पड़ी। प्रशासन ने हमें पैमाश करके रिकॉर्ड दिया था और उसमें से भी ये बंदर बांट कर रहे, कभी किसी को दे दिया, कॉलोनी काट दी, कोई कब्जा कर रहा। हमारा आंदोलन इस बात का था कि कब्जा ना किया जाए जमीन पर, और जमीन जो है किसी जैसे हम मांग कर रहे हैं तो किसानों को दी जाए। किसानों की जमीन है, उसका नियम था कि 5-10 साल। में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।